आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम 12th का तो हम लोग कर चुके हैं, मैं पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। सो 12th वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th वालों के लिए मैं पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ बना रहा हूँ, ताकि वो घर पे कहीं भी रहे तो अपना रिवाइज कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को अच्छे से मास्टर कर पाएँ। तो एक एक करके मैं सारे टॉपिक डालूंगा बच्चों, ठीक है? आप देखते जाओ, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें चार्ज को समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है चार्ज के फ्लो होने से, और ये चार्ज क्या होता है? और अंदर की बात करें तो हम एटम की बात कर सकते हैं। एटम में क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग, ऐसे 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 ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज दो तरीके के होंगे, और चार्ज को डिनोट करते हैं वो क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव क्यू बोल सकते हैं और एक नेगेटिव क्यू बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों? चार्ज डिनोटेड बाई क्यू। किसी भी क्लास में जाओ आप, चार्ज को क्यू से ही डिनोट करते हैं। तो चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट बनता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट भी उधर ही होगा। करंट को आई से डिनोट करते हैं, आप किसी भी क्लास में हो, करंट इज ओनली डिनोटेड बाय आई। और माइनस क्यू जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट होगा, ठीक है? इसको बोला गया कन्वेंशनल वे। ये एज्यूम किया गया, माना गया है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। और करंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? चार्ज अपॉन टाइम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो चार्ज जो होगा वो कूलम में होता है, इसका यूनिट कूलम, COULOMB, और टाइम लेंगे सेकेंड्स में। सो कूलम अपॉन सेकेंड, ये हो गया करंट। इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो ये बात ये उठता है कि कोई भी चार्ज जब फ्लो करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है? जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर पार्क में गए हो तो बच्चों के लिए स्लाइडर होता है, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं? यहाँ बैठ जाते हैं और स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो हाई साइड से स्लाइड करते हैं। ये बच्चे यहां से यहां स्लाइड करके नहीं जाएंगे, ठीक है? बच्चे हमेशा कहां स्लाइड करते हैं? हाइट से लेके डाउन तक। लेकिन इसी स्लाइडर को मैं फ्लैट कर दूं और यहां इसको फिक्स कर दूं तो खुद ब खुद स्लाइड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, हमें धक्का लगाना पड़ेगा। दे कांट स्लाइड। बिल्कुल इसी तरीके से स्लाइडर का जो काम है वो कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन है? स्लाइडर है। और ये क्या करता है? ये चार्ज को मूव करता है फ्रॉम हाई साइड टू लो साइड। चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल अगर यहां पर बिल्कुल सेम हो जाए तो चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो अब ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक फैसिलिटी देता है, एक पाथ देता है चार्ज को फ्लो होने के लिए, ठीक है बच्चों? काफी इजी है इसका कॉन्सेप्ट समझना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। ये आप लिख लो बच्चों, चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल साइड। एंड इसमें आप ऐड कर सकते हो, इफ पोटेंशियल इज इक्वल बिटवीन टू पॉइंट्स चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज कैन नॉट मूव, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। हम यूं कह सकते हैं चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, ठीक है? आपने सुना होगा घर में वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यही आपका वोल्टेज है, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो ओम्स ने एक फार्मूला दिया था, ओम्स लॉ उसको बोलते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं?
कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। करंट वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, ये बैटरी है। बच्चे आपको बहुत सारे सिंबल्स भी मिलने वाले हैं अभी क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है। इसको हम लोगों ने किसी रेजिस्टेंस से ऐसे जोड़ दिया, रेजिस्टेंस R होता है। मैं इसके बारे में और भी बताने वाला हूं। तो ये करंट ऐसे देगा ये बैटरी, और ये करंट मूव करता रहेगा सर्किट में, ठीक है। तो ये जो करंट मिला हमारे को, वो किसने दिया? बैटरी ने दिया है। यानी कि बैटरी अगर बड़ा होगा तो करंट भी बड़ा मिलेगा मुझे। बैटरी अगर छोटी हुई तो करंट की वैल्यू छोटी होगी। सो करंट डिपेंड अपॉन दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं बहुत बार, V डायरेक्ट I। हालांकि ये लिखना सही नहीं है, क्योंकि V I पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि I V पे डिपेंड करता है। भाई वोल्टेज जो सोर्स है वही तो करंट देगा ना। इट जस्ट लाइक ए पापा, वोल्टेज सोर्स जस्ट लाइक पापा। पापा हमें इनकम देते हैं, पापा नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो मैं उन पर डिपेंड हूं ना। सो करंट इज बेटा, वोल्टेज इज पापा। तो ये जो बेटा है वो पापा पे डिपेंड है। पापा खाने को देंगे तो मिलेगा, पापा स्कूल भेजेंगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट। बट पापा नेवर डिपेंड्स ऑन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। लिख लेते हैं वो अलग बात है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट थिंग। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो मुझे मिलता है 1/r का फैक्टर, जिसको हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं आर को? रेजिस्टेंस बोलेंगे। नाम से ही लग रहा है ना, रेजिस्ट करना, रोकना, अपोज करना। तो यहां रेजिस्टेंस का मतलब है चार्ज जो फ्लो करता है किसी भी जगह पे, उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, उसको जो अपोजिशन मिलता है, उसे जो रुकावट मिलता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चार्ज जो फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, वहां वो अकेला तो नहीं है, उसके साथ और भी चार्जेस हैं, आयंस है, एटम्स है, सबको धक्का मारते हुए वो बढ़ता है आगे, ठीक है। मान लो कोई वायर है मेरे पास, ऐसा कोई वायर है, इस वायर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, तो इसके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब वो वोल्टेज इनको मिलता है यहां से, तो वो एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, बहुत तेजी से भागते हैं वो। तो उस तेजी से भागने के दौरान काफी आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए जाते हैं, इसलिए उनका एक्सेलरेशन नहीं हो पाता है। जैसे इमेजिन करो आप सिनेमा हॉल में हो, एग्जिट गेट 1 है, ठीक है। नॉर्मल डेज में क्या होता है, मूवी खत्म हुई, धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल गए। लेकिन इमेजिन करो गॉड से ऐसा कुछ नहीं हो कि बॉम्ब स्केयर हो जाए, किसी को पता लगे अरे यहाँ तो कोई बॉम्ब है, अफवाह फैला दे, अरे यहाँ सिनेमा हॉल में तो बॉम्ब है, तो लोग क्या करेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे और लोग चाहेंगे कि सबसे पहले मैं निकलूं। उसमें क्या होगा, एक दूसरे को बहुत धक्का मारेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा। तो वहां पर कोलिजन होगा ना, आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, धक्का मुक्की होगी, एक दूसरे को गिरा देंगे, उसको ऊपर से जंप मारेंगे। तो वही वाला केस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिशन टू फ्लो है। सिनेमा हॉल में क्या हो रहा है, मैं निकलना तो चाह रहा हूं, लेकिन कभी इधर धक्का लग रहा है, कभी इधर धक्का लग रहा है। सो दिस इज ऑपोजिशन टू माई फ्लो, ऑपोजिशन टू माई मोशन, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो किसी वायर के लिए मान लो लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये है जिसका जो फेस का एरिया है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। लेंथ अगर बड़ा होगा तो भाई धक्का मुक्की भी तो ज्यादा होगी। अगर मुझे ज्यादा दूर ट्रैवल करना होगा एग्जिट गेट तक, सिनेमा हॉल के एग्जिट गेट तक जाने के लिए, तो मैं धक्के भी ज्यादा खाऊंगा ना। तो रेजिस्टेंस अगर डिपेंड्स अपॉन लेंथ है, लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तब तो रेजिस्टेंस कम होगा। एग्जिट गेट अगर बड़ा सा है फिर तो मैं आसानी से निकल सकता हूं ना, एज कंपेयर टू छोटा गेट। एग्जिट गेट कभी देखा हाफ खोल के छोड़ते हैं, वो हाफ ही खोलते हैं, कुछ इमरजेंसी हुई तो फुल वाला गेट खोल देते हैं। वही बात है यहाँ भी, अगर यहाँ का जो मोटा होगा वायर, जिसका एरिया ज्यादा होगा,
उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। इन दोनों फैक्टर्स को अगर मिला दें तो मुझे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, L बाई A। अब इसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मैं इक्वेशन बनाने के लिए लिखूंगा रो L बाई A। तो रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल अगर चेंज है, अलग अलग मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। टेम्परेचर अगर चेंजिंग है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो करता है आपका लेंथ पे, हमने देख लिया, एरिया पे देख लिया, और एक टेम्परेचर पे भी करता है। उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर फाइनल, रेजिस्टेंस इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको एक अल्फा टर्म मिलेगा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब टेम्परेचर जब बड़ा होगा, बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, किसी वायर को हीट करेंगे तो उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, राइट, एरिया छोटा हो जाएगा, यानी कि एल का फैक्टर तो बढ़ गया, ए का फैक्टर छोटा हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। ओम्स ने हमें ये फॉर्मूला दिया था V इक्वल टू आई आर। इसका भी ग्राफ हमारे को करना है, ओम्स लॉ का ग्राफ। पहले इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से देखो, ये हमारे पास वोल्टेज है और ये करंट है, ऐसे ऐसे। तो V इज इक्वल टू आई आर, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। जब आप क्लास 11 पे जाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन भी पढ़ने को मिलेगा, कोनिक सेक्शन पढ़ने को मिलेगा, तो वहां से ग्राफ की चीजें आप ज्यादा समझ सकते हो। फिलहाल मैं ग्राफ में बहुत ही डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। क्लास 11 में जाओगे तो बहुत सारे मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा, जिससे कि ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर V वर्सेस I। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप निकालने में बता दूंगा क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं I और V को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं यहां लिखूं दिस इज I एंड दिस इज V, अभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट इस बार जो मैं स्लोप निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1/r। ध्यान में रखना बच्चों, हमने I और V को इंटरचेंज कर दिया तो ये 1/r हो गया स्लोप निकालने के लिए कोई 2 पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट A, पॉइंट B। अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में चैप्टर आप पढ़ सकते हो उसको, वहां से आप कोऑर्डिनेट के बारे में और जान सकते हो। तो स्लोप जो मैं निकालूंगा वो होगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसी को स्लोप कहते हैं बच्चों। चेंज इन y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये हो गया मेथड नंबर 1। अगर आपको एंगल पता है, ये वाला एंगल आपको पता है, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो मैं tan 30 डिग्री लिखूंगा। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो मुझे स्लोप देगा, और स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप मुझे रेजिस्टेंस देगा। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, इसलिए बी केयरफुल अबाउट द ग्राफ। और ज्यादा ग्राफ नहीं है आपको टेंथ में, यही यही ग्राफ मिलने वाला है। आगे हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, तब तक ये आप नोट कर लो बच्चों। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर 1, सीरीज। सीरीज का मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे, बीच में कोई और वायर वहां से नहीं निकल सकता। रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी की वोल्टेज है V और बैटरी का काम क्या है? करंट देना। बैटरी ऐसे करंट देगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा बैटरी में पूरे में। तो जब किसी भी रेजिस्टेंस में करंट अगर जाता है तो उसके पास कुछ अपना वोल्टेज भी डेवलप होता है। उस वोल्टेज का नाम दे देते हैं V1, V2, V3। हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट जाएगा और करंट जाएगा तो वहां कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर बनेगा हर एक रेजिस्टेंस का। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1। और एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, सीरीज में करंट रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग इन सीरीज करंट is same for each resistance. In series, current is same for each resistance. और सबके लिए मैं ओम्स लॉ लिख सकता हूं, so we can write V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3 और टोटल जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल सम ऑफ वोल्टेज V होना ही पड़ेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि बैटरी ही है जो सब में वोल्टेज दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं V1 की जगह लिख सकता हूं IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। सो I इज कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। So V by I is equal to R1 plus R2 plus R3. So V by I, अब ओम्स लॉ में क्या कहता है बच्चों? ओम्स लॉ कहता है V is equal to IR, तो मैं V by I क्या लिखूंगा? R लिखूंगा ना। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो। यानी कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हो, मुझे बोला जाएगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो मैं सिंपली इनको ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर यहाँ चौथा रेजिस्टेंस भी होता तो मैं यहाँ प्लस करके R4 लिखता, पांचवा भी हो सकता था तो प्लस करके मैं R5 लिख देता, एंड सो ऑन, ये लंबा चलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहां लिख देता हूं केस नंबर 2 पैरेलल। This is the parallel combination of three resistances. बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं तो 3 ही रेजिस्टेंस कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। 2 रेजिस्टेंस भी हो सकता है या 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। इसमें नंबर्स की कोई फिक्स काउंटिंग नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो यहां से जो निकलेगा करंट वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर Q3 मान लेते हैं गया होगा, इधर Q2 गया होगा, इधर Q1 गया होगा, और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है बच्चों। यहां लिख लो इन पैरेलल
voltage is same for each resistance। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने लिखवा दे रहा हूं, आपको ये नोट डाउन करना है और पूरा पूरा आपको वीडियो को देखना है ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे जो पैरेलल की चीजें हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं पैरेलल में वोल्टेज सेम है, सो V इज इक्वल टू, सॉरी ये I3 है, ये I2 है और ये I1 है। सो वी कैन राइट I1 R1, V is equal to I2 R2 and V is equal to I3 R3 and टोटल I जो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट I है इसी में से सारे डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ गए, तो मैं लिख सकता हूँ I1 का मतलब हो गया V by R1, I2 का मतलब है V by R2, I3 का मतलब है V by R3, ये है। अब यहाँ पे मैं V कॉमन ले सकता हूँ, सो 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, इस V को मैं नीचे ला सकता हूँ, सो I by V, दिस वन। अब I by V, वापिस आप यहां आ जाओ तो मुझे क्या मिलेगा, I by V इज इक्वल टू 1 by R, तो I by V को मैं क्या लिख सकता हूं 1 by R। यानी कि इफ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हो और मुझे बोला जाएगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, तो मुझे ये रेसिप्रोकल लेके ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, हमारे को बहुत सारे डिवाइसेस भी इसमें पढ़ने हैं, तो मैं एक एक करके सारे सिंबल्स लिखते जाता हूं, आप उसको नोट करो और उसका यूज भी लिखना है और उसको किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं उसके लिए भी हमारे को आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से लिखना सिंबल्स। तो मैंने बताया आपको बैटरी के लिए, ये तो बैटरी है, ठीक है, इसका काम क्या है, करंट सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई। ये है रेजिस्टेंस, अपोज मोशन ऑफ चार्ज, अपोज मोशन ऑफ चार्ज। तीसरा है एमीटर, एमीटर है, यह करंट को मेजर करेगा, मेजर करंट। और इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं किसी भी सर्किट के लिए। यह है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा, मेजर वोल्टेज। ये कैसे लगाते हैं, जहां का आपको वोल्टेज चाहिए उसके पैरेलल में लगा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लो ऐसा कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और ये R3 है, तो अगर रेजिस्टेंस R3 जो है, यहां पर अगर मुझे वोल्टेज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लगा दूंगा वोल्ट मीटर, ऐसा, तो R3 का वोल्टेज रीड करके बताएगा। ठीक है, और अगर करंट मेरे को फाइंड करनी होगी कि R1 में कितना करंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लगा दूंगा एमीटर, बिल्कुल इसी लाइन में, सीरीज में, तो वो रीड करके मुझे बताएगा, क्योंकि करंट जब ऐसे जाएगा तो एमीटर से होके ही तो जाएगा, जैसे एमीटर से होके जाएगा करंट, वो मुझे रीडिंग बता देगा कि हाँ इतना करंट है। कभी कभी आपको ऐसा स्विच मिलेगा, ऐसा सिंबल मिलेगा, दिस इज अ स्विच। इसका क्या करते हैं, स्विच का ऑन या ऑफ करते हैं ना, सर्किट को, घर में स्विच होता है, ऑन ऑफ करते हैं, बिल्कुल वही है, इसको नोट कर लो बच्चों।
देखो बच्चों, कोई भी अगर हमारे पास सर्किट हो तो उसमें जो करंट पास करता है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो करंट पास करने की वजह से वो रेजिस्टेंस हीट हो जाता है और फिर वो अपनी हीट एनर्जी लॉस करने लगता है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हीट लॉस क्या है और पावर इन द सर्किट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लो पावर एंड हीट। पावर एंड हीट, तो यहां पर सबसे पहले आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। यानी कि हीट 3 फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है। करंट का स्क्वायर है, करंट अगर थोड़ा सा ही बढ़ता है तो हीट जो बढ़ेगा उसका स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा ना, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मीन जितना ऑपोजिशन मिलेगा उतना ज्यादा हीट होगा, और टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए वो रेजिस्टेंस के पास करंट रहेगा उतना टाइम वो ज्यादा हीट होगा। तो इन तीनों फैक्टर्स को मिला दें तो वी कैन राइट I स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज द हीट, और हीट क्या है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी लॉस होने लगेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो बच्चों हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। तो यहां जो पावर है उसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा, या नहीं तो जूल पर सेकेंड होगा, एक ही बात है। तो जब पावर होगा तो एनर्जी यहां क्या है, हीट भी तो एनर्जी है ना, यानी कि मैं हीट अपॉन टाइम ले सकता हूं। दैट मीन्स आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी तो गया, आई स्क्वायर आर हो जाएगा हमारे पास पावर। तो एक फॉर्मूला तो मुझे मिल गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला मुझे मिल गया आई स्क्वायर इंटू आर। अब मेरे पास ओम्स लॉ भी तो है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं, V बाई आर। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, V बाई आई इज इक्वल टू आर। सो R की जगह मैं क्या लिखूंगा, V बाई आई। तो मुझे मिल गया P इज इक्वल टू वी आई। देखो 3 फॉर्मूले मिल गए। अब बच्चे को दिक्कत ये होती है कि इन 3 फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करें, कहां अप्लाई करें। तो मैं बता देता हूं, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बारी होगी, तो हम लोग लगा सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि I का जो फैक्टर है सीरीज में कांस्टेंट होता है। तो हम लोग डायरेक्टली ये कंपेयर कर सकते हैं, पावर डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। ठीक है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी, पैरेलल में हमको मालूम है कि वोल्टेज कांस्टेंट फैक्टर होता है, तो हम लोग पैरेलल के लिए ये लगा सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर, और वी कैन से V तो कांस्टेंट फैक्टर है, दैट मींस पावर इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। और V इंटू आई ये कहीं भी लगा सकते हैं, खासकर बैटरी के लिए होता है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बैटरी ने कितना पावर दिया फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, बैटरी का वोल्टेज लूंगा और बैटरी जो करंट दे रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आ जाएगा पावर ऑफ द बैटरी। तो ये रेजिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मुझे रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट पता है तो मैं पावर निकाल सकता हूं V इंटू आई। ठीक है, इस पे मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लो बच्चों।
बच्चों हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका बिल भी पे करते हैं, राइट। तो जो बिलिंग होती है वो पता है किस बेसिस पे होती है। जैसे सामान खरीदने हम दुकान में जाते हैं तो चलो 10 नोटबुक खरीद लिया, एक नोटबुक की कीमत है 50 रुपीज, तो 10 का हो गया 50 इंटू 10 500 रुपीज। अगर मान लो आप मूवी देखने गए, 4 टिकट खरीदे हैं, 200 का एक टिकट है तो 4 टिकट के 800 हो गया, तो सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे बिलिंग होती है, उसका भी सिस्टम है। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं यूनिट, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, तो उसको कैलकुलेट, उसकी बिलिंग कैलकुलेशंस कैसे होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो क्लास 10th में है। वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो आपको आपके यहाँ जो मीटर रीडिंग होती है बच्चों, वो किलोवाट आवर में होती है। किसमें होती है? किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो बोलते हैं हम लोग, दिस इज योर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर उसमें अगर रीडिंग है तो हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने 1 यूनिट इस्तेमाल किया है। और 1 यूनिट की कॉस्टिंग हर एक जगह अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपके घर में 5 रुपीज है पर यूनिट, तो 1 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करोगे आपको 5 रुपीज देने पड़ेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 500 देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो ये 1 किलोवाट आवर आपको ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको और भी हम लोग सिंपलर यूनिट में ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसे कैलकुलेट कर लो, 6 इंटू 6 36, और यहां 5 जीरोज हैं, सो 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड, ठीक है। वाट सेकेंड को ही जूल बोलते हैं ना। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, एनर्जी है ना, तो हाउ मेनी जूल, ये आपको कैलकुलेट करके ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लो दिसंबर का मंथ है, ठीक है, और आपने एक बल्ब जलाया, कितने घंटे के लिए जलाया? सपोज 40 आवर्स के लिए या ले लो 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स पर डे आपने इस्तेमाल किया है। और बल्ब की जो पावर रेटिंग है मान लो 1 वाट है, ठीक है। तो दिसंबर की बिलिंग बताओ कितनी होगी? तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो आप 1 डे के लिए आप निकालो 1 किलोवाट आवर। इसे 1 किलोवाट आवर आप एक दिन का निकालो, किलोवाट आवर कितना होता है? 2 आवर्स पर डे, तो टाइम कितना हो गया? 2 आवर हो गया। 1 वाट है तो 1/1000, ये किलोवाट हो गया, ठीक है। तो 1 डे का ये यूनिट हो गया आपका इतना किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, दैट मीन्स 2/1000 यूनिट हो गया। ये मैंने इस्तेमाल किया एक दिन में। अब 31 डेज है मेरे पास, तो मैं इंटू कर दूंगा 31। अब मान लो 1 यूनिट की कीमत है, ये टोटल यूनिट आ जाएगा मेरे पास। 31 डे के लिए टोटल बिलिंग दिसंबर मंथ की यूनिट है। अब 1 यूनिट की कॉस्ट अगर मान लो 6 रुपीज है, तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये पूरी बिलिंग निकल के आ गई। दिस इज द एंटायर अमाउंट आई एम गोइंग टू पे फॉर द दिसंबर मंथ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों, दिस वन। तो आप किसी भी मंथ के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको किलोवाट आवर पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको टाइम आवर में रखना है और वाट को किलोवाट में रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो बन जाएगा यूनिट। और यूनिट जैसे ही बन गया आपको, उसको आप पर रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बिलिंग होगी। इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फिलहाल आप इसको नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन है मैंने इसे चूज किया है क्योंकि एक तो ये आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में, और आपको इस टाइम बोर्ड के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं, और ये कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको हेल्प करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। ये रेडियस गिवन है,
R इज इक्वल टू 0.01। देखो बच्चों, हम लोगों को हमेशा SI यूनिट में ही काम करना है। मतलब डिस्टेंस या फिर कोई लेंथ अगर सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है या किलोमीटर में है, हमारे को वो नहीं चाहिए। हमारे को लेंथ मीटर में चाहिए, रेजिस्टेंस ओम में गिवन होगा, टाइम सेकेंड्स में लेना होता है। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल अबाउट इट। रेजिस्टेंस सेंटीमीटर में था तो मैंने मीटर में लिख लिया रेडियस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10 ओम, और रेजिस्टिविटी मेरे को गिवन है 50 इंटू 10 टू द पावर -8। हमें लेंथ फाइंड करने को बोला गया है। तो इन सब को रिलेट करने वाला तो एक ही फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। सो वी कैन से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से लेंथ क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। यहां पे रेजिस्टेंस 10 ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी वायर होता है तो वो सिलिंड्रिकल लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे पास सर्कुलर ही होगा ना। सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया अपॉन रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेरे पास है। तो सारी वैल्यू, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है बच्चों, काफी इजी है। बस फॉर्मूला आपको लगाने में सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हो, बहुत इजी है। यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज में डाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा वो लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। बोला गया फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन सीबीएसई 2014। तो बैटरी से कितना करंट निकला वो मुझे निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखूंगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, फिर मैं कॉम्बिनेशन लगा के फॉर्मूला लगा के आई कैन फाइंड द एंटायर रेजिस्टेंस। अब यहाँ 3 ओम सीरीज में है तो 6 हो गया, तो नया डायग्राम ड्रॉ कर लो, और यहाँ आप लगाओ 6 ओम, यहाँ आप लगाओ 3 ओम, और बैटरी तो गिवन ही है मेरे पास 3 वोल्ट की। 6 और 3 यहाँ पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/r। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे मिल गया 2 ओम, और बैटरी की वोल्टेज है 3 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं क्या लिखूंगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होगा, और V यहाँ पे 3 वोल्ट है, I मुझे निकालनी है और ये है। सो I कमिंग आउट टू बी 1.5 एम्पियर। करंट आ गया मेरे पास 1.5 एम्पियर। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। हाय बच्चों, ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम गिवन है हमारे को। बोला गया फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। दोनों की रीडिंग बतानी है। ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, चारों की कंबाइंड रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो टोटल रेजिस्टेंस आने के बाद मैं करंट निकाल लूंगा क्योंकि टोटल वोल्टेज तो गिवन है। सो दीज आर इन सीरीज। ये वोल्टमीटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ये करंट को अपनी तरफ आने नहीं देगा और सारा का सारा करंट इधर ही जाएगा ऐसे। सो वी कैन ऐड देम 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। 12 ओम। अब मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ। वोल्टेज यहाँ पे 6 है, आई मुझे पता नहीं, R 12 है, तो ये हो गया 6/12, यानी कि ½ एम्पियर करंट हो गया जो बैटरी से निकलेगा। अब यही करंट पूरे सर्किट में जाएगा और एमीटर से होते हुए वापस आएगा, तो एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, इतनी होगी ½ एम्पियर, क्योंकि वो तो रीड कर लेगा, सीरीज में लगा हुआ है। अब वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, जितना वोल्टेज 2 ओम के पास जितना वोल्टेज होगा वो रीड कर लेगा। फिर से लगा लो आप ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V निकालनी है मुझे 2 ओम के लिए, करंट इज ½ रेजिस्टेंस इज 2, सो 1 वोल्ट आ गया इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी उतनी होगी 1 वोल्ट। ठीक है, तो हमने दोनों कर लिया, वोल्टमीटर और एमीटर दोनों की रीडिंग हम लोगों ने कर लिया।
दूसरा करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस वन। देखो बल्ब जो हमारे पास होता है, घर में जो बल्ब लगा होता है उसमें रेटिंग लिखी होती है, आप ध्यान से देखना। तो वो रेटिंग यहाँ लिखी हुई है 60 वाट पावर है ये, और 240 वोल्ट, मतलब इस वोल्टेज में उसको वो ऑपरेट होगा। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला तो है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा रेजिस्टेंस 240 का स्क्वायर अपॉन 60, यहां से ऐसे निकालेंगे। इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। तो मैंने यहां से रेजिस्टेंस तो निकाल लिया है ना, 240 इंटू 240 डिवाइड बाय 60, दिस वन। सो 960 ओम, 960 ओम रेजिस्टेंस आ गया है, और बोला गया है वोल्टेज ड्रॉप हो गया इतना, तो फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। तो मुझे दोबारा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वोल्टेज लेना पड़ेगा 192 और रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी अभी निकाला 960, यहां से पावर निकाल लेंगे। एंड करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब, तो मैं लिख लूंगा V इज इक्वल टू आई आर। करेंट ड्रॉन, अब पावर वोल्टेज हो गया था 192, तो यहां लिखेंगे 192, करंट पता नहीं, दिस इज 240, तो हमारे पास सॉरी 960 रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। मैं कैलकुलेशन पार्ट छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इजी है, आप लोग कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस डिवीजन, दिस आर द कैलकुलेशंस। तो बच्चों फॉर्मूला कब क्या लगाना है ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और विदाउट डायग्राम भी आपको दे रहा हूं, ताकि आप हर एक चीज को समझ पाओ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ रेटिंग 40 वाट 200 वोल्ट कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली। लाइन का मतलब हो गया कि हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं लैंप्स, तो कितने लैंप हम सीरीज में लगा सकते हैं, ताकि उसकी रेटिंग दी गई है, ताकि इतने करंट अगर मैं दूं तो सेफली ग्लो हो जाए वो लैंप। तो कितने लैंप ऐसे हो सकते हैं, तो सीरीज में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सबकी पावर ना ऐड हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं पावर टोटल इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर टोटल का मतलब n टाइम्स ऑफ सिंगल पावर, तो यहां से n मैं निकाल लूंगा। नंबर ऑफ लैंप्स, वोल्टेज कितना होगा 200, करंट है 5 और पावर दिया गया 40, तो ये 5 से हो जाएगा हमारा 25 नंबर ऑफ लैंप्स हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं, और इतने करंट देंगे तो सेफली वो ग्लो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड 60 वाट, इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 800 वाट are used for 6 hours every day. Find the total energy consumed in 30 days. तो एक दिन की अगर वो निकालें, 1 डे, तो कितना आएगा 60 पावर है, और पावर इंटू टाइम, वाट इंटू आवर, ये वाट आवर हो गया ना, 360 वाट आवर 1 डे के लिए है। तो 1 डे किसके, लैंप के लिए है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक आयरन के लिए 1 डे में कितना होगा, वाट इंटू आवर, 4800 वाट आवर। और लिखेंगे कंबाइंड पावर या कंबाइंड एनर्जी इन 30 डेज, तो वो क्या होगा 360 प्लस 4800 वाट आवर, तो कितना हो जाएगा 360, यहां मुझे ऐड करना है 0 6 11 5 5160, ये वाट आवर हो गया। किलो वाट आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे,
5.16 किलोवाट आवर हो गया ये। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज, सॉरी इंटू 30 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो टोटल 1 डे का हमने ऐड किया है, इंटू 30 करना पड़ेगा। इंटू 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कंबाइंड पावर इन 30 डेज। नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, ये सर्किट हमारे को गिवन है, बोला गया फाइंड दी एमीटर रीडिंग। ये एमीटर रीडिंग पूछ रहा है, ये पहले बोर्ड में आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा होगा देखने में, बट आप ध्यान से अगर देखो और सोचो तो आपको पता लगेगा कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। यहां देख लो बच्चों, 3 ओम इस 3 ओम से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये दोनों, लेकिन अगर आप इस 3 ओम से इस 3 ओम में जाओगे तो एक और रास्ता निकलता है। तो सबसे पहले उसको डील करना चाहिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ताकि चीजें और सिंपल हो जाए। तो पहले मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा कि दे आर इन सीरीज बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच। इनके बीच में से कोई रास्ता कहीं नहीं निकल रहा है, कोई और कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। बाकी सबको आप छोड़ दो, सिर्फ इन दोनों को देख लो। दिस 3 + 3 6 ओम हो गया ये। तो नया सर्किट ड्रॉ कर लो आप। दिस इज 6 ohm, this is 3 ohm, this is 0.5 ohm, this is 0.5 ohm। ये बैटरी लगी है यहाँ पे और यहाँ एमीटर है, यहाँ स्विच है, दिस वन 3 वोल्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, 3 ohm के ऊपर एक क्रॉस 6 ohm लगा हुआ है, तो 3 and 6 आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा 2 ohm। आप कैलकुलेट करके देख लो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। तो मुझे मिल गया 0.5 2 ohm and 0.5 ohm here, and this is ammeter, this is switch। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि देखो एक ही लाइन में तो कनेक्टेड है, बीच में कोई रास्ता कहीं निकल नहीं रहा है, दैट मींस दे आर इन सीरीज। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, एक ही लाइन में कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। सो 2.5 0.5 3 हो गया। 3 ohm इज द टोटल रेजिस्टेंस और वोल्टेज यहाँ पे 3 है, सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू IR। टोटल मेरे को मिल गया 3 ohm, सो 3 वोल्ट I एंड 3 ohm, सो I इज कमिंग आउट टू बी 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट है जो बैटरी से निकलेगा और ये मेजर कर लेगा, क्योंकि करंट वापस फिर ऐसे ही आने वाला है। सो 1 ohm 1 एम्पियर इज द करंट रीडिंग ऑफ दिस एमीटर। प्लीज मेक ए नोट बच्चों।